यह अगिया बैताल कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को ठीक से जानने के लिए पहला भाग ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं आगे की कहानी। नए मकान पर ताला डालकर मैं कस्बा सूरजगढ़ की ओर चल दिया। वहाँ हमारा पुराना मकान था। ताऊ जी ने बताया था कि मेरे पिता की तीसरी पत्नी इसी मकान में रह रही है। इन 18 वर्षों में सूरजगढ़ काफ़ी विकसित हो गया था। फिर भी ज़्यादातर घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, किंतु सरकार ने अपने कोटे में सूरजगढ़ का नाम भी लिख लिया था। सूरजगढ़ का सबसे शक्ति संपन्न व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप सिंह ही था, जिसका दूर दराज तक बोलबाला था। मकान में जब मैं पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वहां मैं अपनी बूढ़ी दादी और सौतेली माँ से मिला, जो उम्र में मुझसे भी छोटी थी। मेरे पिता ने मरते मरते भी इस लड़की के साथ अन्याय किया था। दादी से जब बातें हुई तो उन्होंने बोला, गढ़ी वालों से बचकर रहना। मैंने जब इसका कारण पूछा तो दादी ने कहा, भानु प्रताप की नीयत अच्छी नहीं है और उसकी मदद भैरव तांत्रिक करता है, तो बेटा तू उनसे दूर ही रहना। मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था और मैं बस दादी की बातें सुनता रहा। मेरी थोड़ी बहुत बात अपनी सौतेली माँ से भी हुई। उनसे मैंने अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उनकी मृत्यु अगिया बैताल को सिद्ध करते हुए हो गई थी। वो पूरी तरह पागल हो चुके थे। मैं उनकी बातें सुनकर हंस दिया और बोला, आप आज के ज़माने में भी ऐसी बातों पर यकीन करती हैं। उसकी निगाहें शून्य में ठहर गई। जिसने अपनी आंखों के सामने ऐसी बातें घटती देखी हो वह भला क्यों विश्वास नहीं करेगी, उन्होंने मुझसे कहा। मैं भी तनिक मूड में आ गया। अच्छा भला बताइए, यह अगिया बैताल क्या भला है? उन्होंने कहा, उसका मजाक न उड़ाओ रोहतास। तुम्हारे पिता उसे सिद्ध करते करते पागल हो गए थे, और अगर वे पागल ना होते तो शायद उनकी जगह ठाकुर प्रताप ने ले ली होती। ठाकुर चिरकाल के लिए इस दुनिया से विदा हो चुके होते, किंतु भैरव ने ऐसा नहीं होने दिया और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, हाँ, जादू टोने में बहुत शक्ति है। यह बात हर कोई मुँह पर लाने से डरता है, पर मैं क्यों डरूँ? मेरा जीवन तो उसने नष्ट कर दिया है। मैं तो अब बस मरी समान हूँ। अगर मेरा वश चलता तो उस ठाकुर के बच्चे का खून पी जाती, लेकिन मैं स्त्री हूँ जिसे बोलने का भी अधिकार नहीं। मैंने कहा, लेकिन किसी की हत्या करना कानूनन जुर्म है। कानून सिर्फ शहरों में बसता है। यहाँ इतनी हिम्मत किसमें है जो गढ़ी वालों से दुश्मनी मोल ले? और ये बातें तुम मत सोचो रोहतास, और जाकर चुपचाप सो जाओ। मैं वहाँ से सोने के लिए चल पड़ा, लेकिन यही सोचता रहा कि यह अगिया बैताल अंधविश्वास है या इसमें कोई तथ्य भी है। रात को एक तीव्र कंपन के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम उठकर बैठ गया और आंखें मलने लगा। यह कैसा कंपन था? मेरे कान अब भी झंझना रहे थे, ऐसे जैसे शीशे का फानूस फर्श पर आ गिरा हो और टुकड़े टुकड़े हो गया हो। कुछ इसी प्रकार की आवाज़ थी। शरीर का रोम रोम झंझना उठा था। मैंने अंधकार में डूबे कमरे को देखा और उस आवाज़ के बारे में सोचने लगा जिसने मुझे झकझोर कर जगा दिया था। अभी मैं इस बारे में निर्णय भी नहीं कर पाया था कि कोई घुटी घुटी चीख मेरे कानों में पड़ी या चीख निश्चय ही बाहर से उत्पन्न हुई थी। मैं अपने आप को बिस्तरे में अधिक देर तक न रोक सका। तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने द्वार खोलना चाहा, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं हड़बड़ाया सा पलटा और खिड़की के पास आ पहुंचा। मैंने तुरंत खिड़की खोल दी। हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा और मैंने एक मसाल जलती देखी। एक लंबे कद का इंसान मकान के पिछले हिस्से की तरफ खड़ा था और सर पर पगड़ था, चेहरा कपड़े में छिपा हुआ। फिर मुझे 2-3 साए और दिखे पड़े। क्या हो रहा है? मैंने मन ही मन कहा। ये लोग कौन हैं? अचानक मुझे विचित्र सी गंध का आभास हुआ। यह गंध निश्चित रूप से पेट्रोल की थी। मेरा मस्तिष्क एकदम जाग उठा कि खतरा है। मेरे दिमाग में एक ही शब्द गूंजा, जो कुछ होने का अंदेशा था। उससे मन कांप उठा, हृदय बैठने लगा। अचानक मुझे ध्यान आया कि भीतर के कमरे में वह अभागी स्त्री सो रही है और कुछ छड़ों के फासले पर मौत नाच रही है। न जाने कितने सेकंड शेष थे, पर मिनट की दूरी कदापि नहीं थी। मुझे बंद दरवाजे का ख्याल आया और समझते देर नहीं लगी कि दरवाज़ा क्यों बंद किया गया, ताकि मैं कमरे से बाहर ही ना निकल सकूं। आखिर क्यों? यह सब क्यों हो रहा है? एकाएक मुझे अपनी और चंद्रा की जिंदगी का ख्याल आया। मेरे भीतर छिपे पुरुष ने मुझे ललकारा, क्या तबाही बच सकती है? एक ही उपाय और एक ही रास्ता था। खिड़की से नीचे ज़मीन की दूरी लगभग 15 गज थी, यह मेरा अंदाज़ा था। उस वक्त यह दूरी अगर 50 गज भी होती तो भी मेरा निर्णय नहीं बदल सकता था।
मैंने एकदम अंधेरे में ही खिड़की पर लटकने का प्रयास किया और जरा भी विलम्ब किए बिना नीचे कूद गया। संयोगवश नीचे घास थी, सूखी घास, और मैं न सिर्फ चोट खाने से बचा, अब तो मेरे कूदने की आवाज़ भी उत्पन्न नहीं हुई। मैं घास से बाहर निकला और अपने आप को अंधकार में छिपाता हुआ उस तरफ भागा जहाँ मसालची खड़ा था। मैंने यह भी देखा था कि 3 आदमी मकान के चारों तरफ दीवारों पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। यह अनुमान तो मुझे पहले से ही हो गया था कि वो मकान पर आग लगाने आए हैं। मसालची शायद इस बात का इंतज़ार कर रहा था जब पेट्रोल छिड़कने वाले अपना काम समाप्त करके अलग हट जाएं और वह अपना काम कर दे। मेरी समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और ऐसा भयंकर कृत्य क्यों कर रहे हैं। क्या वे हमें जिंदा जला देने का इरादा रखते हैं? यह मकान भी तो ऐसी जगह था जिसके पीछे कोई आबादी नहीं थी और छोटी बड़ी झाड़ियों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। एक घुटी घुटी आवाज़ फिर सुनाई दी जो हवा के साथ घुल मिल गई। यह आवाज़ काफ़ी पीछे खड़ी झाड़ी से आ रही थी, किंतु आवाज़ इतनी अस्पष्ट थी कि उसके बारे में कोई अनुमान लगा पाना कठिन था। बस इतना आभास होता था जैसे किसी का मुंह बंधा हो और वह पुरजोर शक्ति से चीखने का प्रयास कर रहा हो। मेरा ध्यान मसालची की ओर एकाग्र हो गया। अचानक मैं उसके पीछे पहुंचकर ठिठक गया और उसके साथी आ गए। काम हो गया? किसी ने पूछा। हाँ में जवाब मिला। अब तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं आता हूँ। वे लोग एक दिशा में बढ़ गए। मसालची ने दाएं बाएं देखा, फिर जैसे आगे बढ़ा। मैंने अपना दिल मजबूत करके पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली, फिर सारी शक्ति लगाकर उसे झाड़ी की तरफ धकेल दिया। वह झाड़ी की तरफ लड़खड़ाया अवश्य, पर मेरा हमला उसके लिए इतना ज़बरदस्त सिद्ध न हुआ जितना मैं समझता था। मेरा ख्याल था कि जैसे वह झाड़ी में गिरेगा मैं उसे दबोच लूँगा, लेकिन जो कुछ मैंने सोचा था वह नहीं हुआ। अलबत्ता वह सावधान हो गया। मैं दूसरी बार शोर मचाता हुआ उसकी तरफ झपटा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मसाल की भरपूर चोट मेरी पीठ पर मारी और मैं बिलबिला उठा। अवसर पाते ही उसने मसाल मकान की तरफ उछाल दी। आग का एक भभका उठा और चंद क्षणों में ही मकान पर आग की लपटें चढ़ने लगी। मैं उसे रोक पाने में असफल रहा और अब आग पर काबू नहीं पाया जा सकता था। अपना काम खत्म करके वह व्यक्ति भागा। आग की लपटों को देखता हुआ मैं कराकर खड़ा हो गया। मैंने उस शैतान का पीछा किया। अब तक मैं यह समझ चुका था कि मैंने जो घुटी घुटी चीख सुनी थी वह निश्चित रूप से चंद्रावती की थी। इसका अर्थ यह था कि वे लोग चंद्रावती का अपहरण करके ले गए हैं। इसका एक प्रमाण यह भी था कि इतना शोर मचाने के बाद भी मकान के भीतर वैसा ही सन्नाटा छाया था, जबकि आस पड़ोस के लोग जाग चुके थे और सारे कस्बे में आग आग का शोर गूंज रहा था। अब मैं उस व्यक्ति का पीछा उसे पकड़ने के इरादे से नहीं कर रहा था, बल्कि यह जानना चाहता था कि इन लोगों का ठिकाना कहाँ है और इस भयंकर कृत्य के पीछे किसका हाथ है। अगर मैं यह सब जान जाता तो पुलिस कार्रवाई करने में आसानी होती, साथ ही चंद्रावती को उन जालिमों के पंजे से मुक्त किया जा सकता था। वह व्यक्ति झाड़ियाँ फलांगता हुआ आगे बढ़ता रहा। पहले उसकी गति तेज रही, फिर जैसे जैसे वह घटनास्थल से दूर होता गया उसकी गति में धीमापन आता गया। वह एक बीहड़ मार्ग से चलता हुआ सूरजगढ़ी के पार्श्व भाग में पहुंच गया। जैसे ही वह सूरजगढ़ी की विशालकाय दीवार के साए में रुका, मैं चौंक पड़ा। तो क्या इन घटनाओं के पीछे गढ़ी वालों का हाथ है? ठाकुर घराने का ध्यान आते ही मेरा रोम रोम काँप उठा। वह व्यक्ति दीवार के साए में धीरे धीरे चलने लगा, फिर वह एक खंडर जैसे स्थान में जाकर गायब हो गया। गढ़ी की ऊंची दीवारों को पार करना आसान काम नहीं था और मेरे लिए यह जानना आवश्यक था कि चंद्रावती कहाँ है, उस पर क्या बीत रही है। मैं बिना हथियार आगे बढ़ने की मूर्खता कर बैठा और उसी खंडर में उतर गया। खंडर में एक पतला सा रास्ता था जो अंधकार में डूबा था। मैं उसी पर बढ़ गया, हाथों से मार्ग टटोलता हुआ बढ़ता चला गया। मुझे इसका आभास भी नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ यह रास्ता मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अभी मैं कुछ ही दूर बढ़ पाया था कि सहसा मेरी आंखों पर तेज चुधिया देने वाला प्रकाश पड़ा और मैंने तेजी के साथ दोनों हथेलियों से आंखें ढांप ली, पर उसी क्षण बिजली सी टूट पड़ी। सर पर प्रहार हुआ, जाने किधर से कंठ से चीख निकली। हाथ फैलते चले गए जैसे हवा में तैरने का प्रयास, फिर गहरा गड्ढा जहाँ चेतन संसार विदा हो गया था और लाल पीले सितारों के बीच मेरा अस्तित्व डूबता चला गया। अस्तित्व एक बार डूबा तो चिरकाल के लिए डूब गया। वे दिन मेरी नादानी के दिन थे। किसी का वजूद न देखा, किसी की शक्ति न परखी और खतरे में कूद गया। यह खुदकुशी वाली बात नहीं तो और क्या थी। मैं इस प्रकार के खेल खेलने का आदी नहीं था। मेरे पुरुष में ऐसी कोई बात नहीं थी जो असाधारण रही हो। वे लोग तो और ही होते हैं जो जान लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। मैं तो सिर्फ जान देना जानता था। मेरे पास ऐसा क्या था जो मैं आग से खेलूं, और इस नादानी का अंजाम क्या कम भयानक था। इसलिए कहता हूँ कि वह खुदकुशी थी। किन्हीं भयानक क्षणों में मेरी निद्रा टूटी।
मैं चेतन से लौट रहा था। धीरे धीरे सारा बदन फोड़े के समान दुख रहा था। कराहट गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर चेहरे पर ठंडी बौछार हुई तो मैंने झट से आंखें खोल दी। स्याह वातावरण, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लगा तंद्रा अभी टूटी नहीं, अंग निष्प्राण पड़े हैं। कुछ देर और राहत मिलेगी, तब कहीं कुछ देखने का प्रयास कर पाऊंगा, तब कुछ देखने योग्य होऊंगा। ठंडी फुहार फिर पड़ी। मैं समझ गया कोई चेहरे पर पानी का छपका मार रहा है। साथ ही साथ धीमा स्वर कानों में पड़ा। यूं लगा जैसे बहुत दूर से आ रहा हो। फिर स्वर स्पष्ट होता चला गया। कोई बार बार कह रहा था, क्या तुम होश में हो, क्या तुम होश में हो। मैंने हाँ में उत्तर दिया। मैंने नेत्र बंद कर लिए थे। थैंक्स गॉड, अब आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली। अब भी वैसा ही अंधकार, गुप्त निराकार। मैं कहाँ हूँ, मैंने कराह के बोला। तुम सुरक्षित हो। अगर मैं ठीक समय पर ना देखता तो आदमखोर बाघ तुम्हें ख़त्म कर देता। मैं पूरे 25 रोज से उनके पीछे पड़ा हूँ, आज भी बच निकला। क्या तुम डर से बेहोश हो गए थे? नहीं दोस्त, पर क्या इस समय रात हो रही है? रात नहीं तो इस वक्त तो धूप चढ़ाई है। धूप तो मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी बेहोशी टूटने के बाद ऐसा ही होता है। वह बोला, थोड़ी देर में सब कुछ नज़र आने लगेगा। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं शिकारी हूँ और एक रिटायर फौजी हूँ। रात दिन जंगलों की खाक छानना ही मेरा कार्य है। थोड़ी देर बाद उसने गर्म कहवा मुझे पीने को दिया, लेकिन तब तक भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा पर्दा ही छाया रहा। मुझे पूर्णतः होश आ गया था। हालांकि पीड़ा उसी प्रकार हो रही थी, पर मेरे सभी अंग कार्य कर रहे थे, सिर्फ नेत्रों को छोड़कर। थोड़ी देर बाद मेरा दिल बैठने लगा। मिस्टर अर्जुन, मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं तो अब भी नहीं देख पा रहा हूँ। क्या? वह दूर से बोला। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इम्पॉसिबल। उसके कदमों की चाप समीप आई। क्या मेरा हाथ नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मुझे क्या हो गया है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कांपते हाथों से उसे टटोला। ओ माय गॉड, क्या तुम पहले अच्छी प्रकार देख सकते थे? हाँ, यह क्या हो गया मुझे? मैं चीख पड़ा। मिस्टर अर्जुन, मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मेरी आंखें, हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैंने उठना चाहा, परंतु उसने मुझे उत्तेजित न होने दिया और उसी जगह बैठा दिया। सब्र से काम लो, वह बोला, और मुझे पूरी बात बताओ। तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए? मैं एक डॉक्टर हूँ। और उसके बाद मैंने सारी कहानी उसे सुना दी। सूरजगढ़ तो यहाँ से 30 मील दूर है। यह तो काली घाट इलाका है, इस क्षेत्र का सबसे बीहड़ इलाका। यहाँ तो सिर्फ शिकारी आते हैं या डाकू बसते हैं। और तुम्हारी कहानी बहुत विचित्र है। मैंने उससे यह नहीं बताया कि मेरा बाप तांत्रिक था। बहुत सी बातें मैं उससे छिपा गया था, परंतु आग लगने से लेकर बेहोश होने तक की सारी घटनाएं उसे बता दी थी। और यह कौन सी तारीख की बात है? मैंने तारीख बता दी। इसका मतलब 3 रोज से पहले का वाक़या है। अजीब बात है, तुम इतने लंबे समय से बेहोश रहे और बेहोशी में इतनी दूर पहुंच गए। खैर, फिक्र करने की बात नहीं। पहले इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आँखें? मेरी आँखों का क्या होगा? तुम तो डॉक्टर हो, इतना अधिक निराश होने से बात नहीं बनेगी। आजकल तो आँखें कोई बड़ी समस्या नहीं। इंसान यदि जन्मजात अंधा ना हो तो उसे नेत्र ज्योति दी जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लंबी बेहोशी या बीमारी में कोई अंग काम करना बंद कर देता है, पर वह अस्थायी होता है, परंतु इलाज करने से हल निकल आता है। इस बारे में तुम तो मुझसे अधिक जानते होगे। मैं तो इतना जानता हूँ कि इसी प्रकार एक बार मेरा दायां हाथ बेकार हो गया था, पर 2 महीने बाद ठीक हो गया। हौसला छोड़ने से काम नहीं बनता। वह मुझे सांत्वना देता रहा। कुछ समय बाद उत्तेजना कम हुई और बुद्धि काबू में आई। फिर हम दोनों सूरजगढ़ी की ओर चल दिए। रास्ते में उसने अपने बारे में मुझे कई बातें बताई। साथ ही उसने मेरा इलाज कई डॉक्टरों से भी कराया, पर डॉक्टरों ने कहा कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने विक्रमगंज थाने में चंद्रावती के अपहरण की रिपोर्ट भी लिखवाई। इसके बाद भी अर्जुन ने मेरी बहुत सहायता की, पर मेरे आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। मैंने अर्जुन को अपने पास से चले जाने को कहा। मैं उसे और अधिक कष्ट नहीं देना चाहता था। वो चला गया, पर जाते जाते अपना पता दे गया और कहा कि जब भी ज़रूरत हो याद कर लेना। अभी इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगा। मिलता हूँ कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।